हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी पॉइंट पे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लैमार्किज्म, यानी यहाँ पर हम लैमार्क की थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, जिन्होंने ऑर्गेनिक इवोल्यूशन से संबंधित सबसे पहली थ्योरी इन्होंने ही दी थी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लैमार्किज्म। इट वाज प्रपोज्ड बाय फ्रेंच बायोलॉजिस्ट जीन बैप्टिस्टे डी लैमार्क। ये फ्रेंच बायोलॉजिस्ट थे। He was the first scientist who explained the organic evolution। ये पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को एक्सप्लेन किया था। लेमार्क पब्लिश्ड हिज प्रिंसिपल इन द बुक फिलासफिया जोलॉजिक इन 1809। यहाँ पे आपको देखना है लेमार्क की जो किताब है उसका नाम है फिलासफिया जोलॉजिक, और इस किताब को इन्होंने पब्लिश कब किया? 1809 ईस्वी में। और आपको पता है 1809 ईस्वी में डार्विन का जन्म हुआ था। आप देखेंगे यहाँ पे द प्रिंसिपल्स ऑफ लेमार्क आर, प्रिंसिपल जो है लेमार्क का वो क्या क्या है। तो यहाँ पे आप पहला प्रिंसिपल देखते हैं टेंडेंसी टू इंक्रीज इन साइज, दूसरा है डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, तीसरा है इफेक्ट ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, चौथा है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। तो ये चार प्रकार के प्रिंसिपल्स हैं। यहाँ पे चारों को हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात आती है टेंडेंसी टू इंक्रीज इन साइज, मतलब साइज में बढ़ने की प्रवृत्ति। इन्होंने बताया कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के दौरान किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है या उस बॉडी में प्रेजेंट जो ऑर्गन है वो जनरेशन टू जनरेशन उनका साइज इंक्रीज होता जाता है। मतलब उनके एंसेस्टर्स में बॉडी का साइज और ऑर्गन स्मॉल रहेगा, लेकिन उनसे बनने वाली जो प्रोजीनी है उसमें बॉडी का साइज और ऑर्गन का साइज जो है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। ऐसा मानना था किसका? लेमार्क का। तो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में बॉडी एंड इट्स ऑर्गन ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव टेंडेंसी टू इंक्रीज इन साइज। तो इस चीज को आपको याद रखना है। उसके बाद दूसरा है डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, वातावरण का सीधा प्रभाव। द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आर सनलाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी इटीसी। मतलब जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं वो ये सभी होते हैं। दीज फैक्टर हैव इन्फ्लुएंस ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये फैक्टर जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म पर या लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रभावित करते हैं। डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट स्टेट्स दैट, यानी वातावरण का सीधा प्रभाव ये बताता है व्हेन द ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज वी आर लिविंग इन डिफरेंट इन्वायरमेंट दे डेवलप चेंजेस टू सूट देयर इन्वायरमेंट। मतलब क्या होगा कि अगर सेम स्पीसीज के दो ऑर्गेनिज्म है और दोनों अलग अलग इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो अलग अलग इन्वायरमेंट में रहने के कारण उसमें जो कैरेक्टर्स है वो चेंज हो जाएगा। मतलब जिस इन्वायरमेंट में वो पाए जाएंगे उस इन्वायरमेंट को सूट करने वाला कैरेक्टर्स उसकी बॉडी में डेवलप हो जाता है। और लाइफ टाइम में डेवलप होने वाले कैरेक्टर्स को किस नाम से जानते हैं? एक्वायर्ड कैरेक्टर। यहाँ पर एग्जाम्पल क्या दिया गया? सीप इन ट्रॉपिकल रीजन और सीप इन पोलर रीजन। ट्रॉपिकल रीजन में क्या होता है? ट्रॉपिकल रीजन में यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है। यहाँ पर क्या होगा? टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर क्या होगा? यहाँ पे ज़्यादा होता है। जबकि पोलर रीजन में टेम्परेचर माइनस में रहता है। टेम्परेचर क्या रहेगा? माइनस में रहेगा, यानी यहाँ ठंडी रहती है और यहाँ पर गर्मी रहती है। तो ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाने वाला जो सीप है उसकी बॉडी में लेस हेयर है। लेस हेयर मतलब हेयर की संख्या या शरीर पर जो बाल हैं वो बहुत कम पाए जाते हैं। जबकि पोलर रीजन पर पाए जाने वाले उसी सीप में क्या हो जाते हैं? यहाँ पर डेंस हेयर हो जाता है। तो यहाँ पर ये दोनों में जो डिफरेंसेस देखने को मिल रहा है, जो वेरिएशन देखने को मिल रहा है, वो किसके कारण मिल रहा है? डिफरेंसेस इन द इन्वायरमेंट। क्योंकि ये दोनों सीप सेम स्पीसीज ही हैं, लेकिन दोनों अलग अलग इन्वायरमेंट में रहने के कारण दोनों का जो कैरेक्टर है ये वो क्या हो गया? डिफर हो गया। तो इस तरह से इन्वायरमेंट का इफेक्ट ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स पर पड़ता है, ऐसा लेमार्क के द्वारा बताया गया।
उसके बाद अगला है इसमें इफेक्ट ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, मतलब अंगों का उपयोग और अनुप्रयोग वाला प्रिंसिपल्स। तो सबसे पहले यहाँ पर यूज प्रिंसिपल देखते हैं कि मतलब जिन अंगों का हम ज़्यादा यूज करते हैं तो वो अंग जो है ज़्यादा विकसित हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे इट स्टेट्स दैट द ऑर्गन व्हिच आर यूज्ड कंटिन्यूअसली दे डेवलप बेटर, ऐसे ऑर्गन जो लगातार यूज होते रहते हैं वो डेवलप हो जाते हैं अच्छी तरह से। जिसका एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे जिराफ नेक है, मतलब जिराफ की गर्दन है, और फिर डक वेब है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जिराफ की जो गर्दन है इसका एग्जाम्पल लैमार्क ने लिया और ये बताया कि जो जिराफ के पूर्वज थे उनमें अगला पैर छोटा होता था और गर्दन भी छोटी होती थी, लेकिन वो धीरे धीरे क्लाइमेट में चेंजिंग आया और चेंजिंग आने से क्या हुआ कि वहाँ पर ज़मीन पर जो भोजन था, ज़मीन पर जो घास थी वो धीरे धीरे ख़त्म हो गई। अब उन्हें जो है पेड़ों की टहनियों पर, पेड़ों की पत्तियों पर भोजन के लिए डिपेंड रहना पड़ता था। तो वो क्या करते थे, अपने नेक का और अपने दोनों अगले पैर का यूज लगातार उसको करते रहते थे, खींचते रहते थे, जिससे उनके जो बॉडी का अगला दोनों आर्गन, मतलब दोनों जो पैर है और जो नेक है वो लगातार ग्रो करता हुआ चला गया और ये कैरेक्टर जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट होता गया। ऐसे इन्होंने दूसरा एग्जांपल लिया डक वेब का। इन्होंने बताया कि जो डक है उनके पूर्वज के फीट या पैर में वेब नहीं पाया जाता था और वो स्थल पर पाए जाते थे, लेकिन धीरे धीरे स्थल पर भोजन की कमी हुई तो वो भोजन के लिए किस में जाने लगे, पानी में जाने लगे। और पानी में गए तो ये अपने पैरों का, अपने अंगुलियों का यूज तैरने में करने लगे। तो जब ये जो है पानी में गए तैरने के लिए अपने अंगों का या अपने जो है पैर का यूज करने लगे तो पैरों की अंगुलियों के बीच में क्या बन गया, वेब डेवलप हो गया। तो ये मानना था किसका, लैमार्क का। उसके बाद डिसयूज प्रिंसिपल्स, मतलब जिन अंगों का यूज नहीं किया गया ऑर्गेनिज्म के द्वारा वो अंग पहले तो वेस्टिजियल हो जाते हैं और अंत में जाकर क्या हो जाते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं। इट स्टेट दैट द ऑर्गन्स व्हिच आर नॉट कंटिन्यूअसली यूज्ड दे ग्रेजुअली डिक्रीज इन साइज, फर्स्ट बिकम वेस्टिजियल एंड फाइनली डिसअपीयर। तो इस चीज़ को आप समझ लेंगे। इसका एग्जाम्पल इन्होंने क्या लिया, फ्लाइटलेस बर्ड्स का और एंसेस्टर्स ऑफ स्नैक। फ्लाइटलेस बर्ड्स का एग्जाम्पल इन्होंने क्या लिया, इन्होंने बताया कि जो फ्लाइटलेस बर्ड्स के पूर्वज थे वो अपने पंखों का यूज करते थे उड़ने के लिए, लेकिन धीरे धीरे ये अपने पंखों का यूज करना कम कर दिए, जिससे ये उड़ने में जो है कैपेबल नहीं है और ये उड़ नहीं सकते हैं क्योंकि इनके पंख जो है वो क्या हो गए, वेस्टिजियल हो गए। ऐसे एंसेस्टर्स ऑफ स्नेक में क्या बताया इन्होंने कि जो स्नेक के पूर्वज थे उनमें पैर पाया जाता था, लेकिन वो अपने पैरों का यूज नहीं किए, जिससे आने वाली पीढ़ियों में पैर क्या हो गया, गायब हो गया। तो ये डिसयूज प्रिंसिपल्स है। उसके बाद ये चौथा कैरेक्टर क्या है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। इसी के लिए तो लैमार्क फेमस है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर के लिए, मतलब उपार्जित लक्षणों की वंशागति के लिए। इनहेरिटेंस इज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू सक्सेसिव जनरेशन। इनहेरिटेंस क्या होता है, कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जो कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होता है उसी को इनहेरिटेंस कहता है। और लाइफ टाइम डेवलप्ड कैरेक्टर्स आर कॉल्ड एक्वायर्ड कैरेक्टर। जीवन में कोई भी लक्षण अगर ऑर्गेनिज्म के शरीर में आता है तो वो लक्षण क्या होता है, एक्वायर्ड कैरेक्टर होता है। दीज आर डेवलप्ड ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ द एनवायरनमेंट एंड यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। ये जो एक्वायर्ड कैरेक्टर है किसके कारण डेवलप होता है, वातावरण के सीधे प्रभाव से और अंगों के उपयोग और अनुप्रयोग के द्वारा ये कैरेक्टर्स ऑर्गेनिज्म की बॉडी में डेवलप होते हैं। और ये जो कैरेक्टर डेवलप होते हैं ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट होने लगते हैं। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर स्टेट्स दैट द लाइफ टाइम डेवलप्ड कैरेक्टर, यानी जिसे एक्वायर्ड कैरेक्टर कहते हैं, आर ट्रांसमिटेड टू द प्रोजीनी। ये कैरेक्टर किस में ट्रांसमिट हो जाएंगे, प्रोजीनी में। यहाँ एग्जाम्पल है जैसे एवोल्यूशन ऑफ जिराफ,
जिराफ की जो गर्दन है वो लंबी होती गई जनरेशन टू जनरेशन, क्योंकि उसका यूज किया गया। इवोल्यूशन ऑफ स्नेक की बात है यहाँ पर, लिम्बलेस स्नेक डेवलप हो गए क्योंकि अंगों का उपयोग इन्होंने नहीं किया, और जो कैरेक्टर बॉडी में आया वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट होने लगा। इवोल्यूशन ऑफ रैटिटी बर्ड्स, इसको फ्लाइटलेस बर्ड्स कहते हैं, ना उड़ने वाले पक्षी होते हैं, फ्लाइटलेस बर्ड्स हो जाते हैं ये। तो इनमें भी बताया गया कि जो इनके एंसेस्टर या पूर्वज थे उनमें पंख जो है वेस्टिजियल हो गया, और ये वेस्टिजियल वाला कैरेक्टर जनरेशन टू जनरेशन क्या होने लगा, ट्रांसमिट होने लगा। तो इस तरह से एक्वायर्ड कैरेक्टर के इनहेरिटेंस की बात लैमार्क करते हैं। अब देखेंगे लैमार्क की थ्योरी का क्रिटिकिज्म क्या है। क्रिटिकिज्म मतलब जो सबसे ज़्यादा संकटग्रस्त या सबसे ज़्यादा जिसको चैलेंज मिला। तो यहाँ पर आप देखेंगे लैमार्क फोर्थ प्रिंसिपल क्या था, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर वाज हाईली क्रिटिसाइज्ड। सबसे ज़्यादा जो है विवादित जो प्रिंसिपल था लैमार्क का वो क्या था, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, बट द रिमेनिंग प्रिंसिपल वी आर एक्सेप्टेड बाय मेनी साइंटिस्ट। जबकि जो और बचा हुआ प्रिंसिपल है इसके अलावा वो बहुत से वैज्ञानिकों के द्वारा एक्सेप्ट भी किया गया। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया गया, जैसे ए स्पोर्ट्समैन मतलब एक खिलाड़ी डेवलप्स वेल मस्कुलर बॉडी ड्यू टू रेगुलर एक्सरसाइज, बट दिस चिल्ड्रन विल नॉट इनहेरिट दिस एक्वायर्ड कैरेक्टर। मतलब एक स्पोर्टमैन एक खिलाड़ी है, वो लगातार एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी को एकदम मस्कुलर बना लेता है, लेकिन ये मस्कुलर बॉडी उनके बच्चों में या उनकी प्रोजीनी में वंशागत नहीं होता है। तो इस तरह से कुछ एग्जाम्पल दिया गया जो लैमार्क का क्रिटिकिज्म था। ए पर्सन में लॉस ए लिम्ब, मतलब एक व्यक्ति है जो अपना पैर खो देता है किसी भी एक्सीडेंट में, तो बिना पैर वाला जो पर्सन है उसके जो प्रोजीनी उसके जो बच्चे होते हैं उनमें जो है लिम्ब पाया जाता है, ना कि वो लिम्बलेस होते हैं। इसका मतलब कि पेरेंट अगर लिम्बलेस है तो प्रोजीनी लिम्बलेस नहीं होगा, यानी लिम्बलेस होना एक एक्वायर्ड कैरेक्टर है, लाइफ टाइम में आने वाला कैरेक्टर होता है। अब लैमार्क क्रिटिकिज्म के लिए जो है यहाँ पर एक थ्योरी आती है, थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। तो यहाँ पे इस थ्योरी को हम देखते हैं तो इसमें इट वाज प्रपोज्ड बाय वीजमैन इन 1886। द बॉडी ऑफ एवरी इंडिविजुअल कंटेन्स टू प्लाज्म्स, दो प्लाज्म कंटेन करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है, उसमें एक है सोमेटोप्लाज्म और एक क्या है, जर्म प्लाज्म है। सोमेटोप्लाज्म इज फाउंड इन ऑल ऑर्गन्स एक्सेप्ट गोनेड्स, यानी बॉडी के हर ऑर्गन्स में क्या पाया जाता है, सोमेटोप्लाज्म, केवल किसको छोड़कर, गोनेड्स को छोड़कर। जर्म प्लाज्म इज फाउंड ओनली इन गोनेड्स, जर्म प्लाज्म केवल किस में पाए जाते हैं, गोनेड्स में। जर्म प्लाज्म थ्योरी स्टेट दैट द चेंजेस ऑफ जर्म प्लाज्म आर ओनली ट्रांसमिटेड टू द प्रोजेनी। जो जर्म प्लाज्म थ्योरी है वो हमें ये बताती है कि जो चेंजेस आते हैं जर्म प्लाज्म में सिर्फ वही जो है ट्रांसमिट होते हैं प्रोजेनी में। कहने का मतलब अगर गोनेड में कोई परिवर्तन आता है या जर्म प्लाज्म में कोई परिवर्तन आता है तो यही परिवर्तन प्रोजेनी में ट्रांसमिट होगा, बाकी सोमेटोप्लाज्म में होने वाला कोई भी परिवर्तन ट्रांसमिट नहीं होगा। और इन्होंने बताया कि जब जीवन की उत्पत्ति हुई थी तभी से जो जर्म प्लाज्म है वो जनरेशन टू जनरेशन जितनी पीढ़ियां बनी है, जो शुरुआत में बनी थी और जो आज के समय है, उन सब में वही जर्म प्लाज्म जनरेशन टू जनरेशन कंटिन्यू ट्रांसमिट होता चला जा रहा है, और जब तक लाइफ रहेगी तब तक ये जर्म प्लाज्म ट्रांसमिट होता जाएगा। इसी थ्योरी को कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म कहा गया। उसके बाद हम बात करते हैं न्यू लैमार्किज्म की। न्यू लैमार्किज्म क्या है कि कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा लैमार्क की थ्योरी को सपोर्ट किया गया और उसको मॉडिफाइड किया गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे ए ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट हैज फर्दर स्टडी लैमार्क थ्योरी, मतलब लैमार्क की थ्योरी को उन्होंने आगे फिर से स्टडी किया और उसको सपोर्ट भी किया। इट मॉडिफाइड फॉर्म, और इसका जो मॉडिफाइड फॉर्म था लैमार्क की थ्योरी का उसी को किस नाम से जाना गया, न्यू लैमार्किज्म।
और इसको सपोर्ट या मॉडिफाइड करने वाले साइंटिस्ट कौन कौन थे? स्पेंसर थे, कोप थे, रिचर्ड थे, बेल थे, लॉरेंस, नजेली, गैडो, मैकडोगल, ये सब साइंटिस्ट थे। इन्होंने न्यू लैमार्किज्म थ्योरी दिया, यानी लैमार्किज्म की थ्योरी को मॉडिफाइड करके और कुछ चेंजेस लाया, कुछ नए कैरेक्टर्स ऐड किए। दे सजेस्टेड दैट इफ नॉट ऑल सम ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टर्स आर इनहेरिटेड टू सम एक्सटेंट। मतलब न्यू लैमार्किज्म में बताया गया कि सभी कैरेक्टर तो नहीं, लेकिन कुछ कैरेक्टर होते हैं, कुछ एक्वायर्ड कैरेक्टर होते हैं ऐसे जो जनरेशन टू जनरेशन थोड़ा बहुत क्या होते रहते हैं, ट्रांसमिट होते रहता है। तो ये टोटल जो है आपने लैमार्किज्म के बारे में इस वीडियो में समझ लिया। अगले वीडियो में हम फिर से आएंगे और फिर डार्विनिज्म के बारे में पढ़ेंगे।